हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस किस को संगीत कला निधि और नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है DM कृष्णा और नीना प्रसाद। बी ऑप्शन है टी वृंदा और MS सुब्बुलक्ष्मी। सी ऑप्शन है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी और बॉम्बे जयश्री। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें आपका सही है ए, DM कृष्णा और नीना प्रसाद को। आइए अब मद्रास संगीत अकादमी के बारे में जान लेते हैं। इसी के द्वारा दिया जाता है। यह ललित कला का ऐतिहासिक संस्थान है। यह दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस सत्र की एक शाखा के रूप में स्थापित है। अगला पॉइंट, इसकी कल्पना कर्नाटक संगीत के मानक संस्थान के रूप में किया गया था। आगे, यह संस्थान संगीत कला निधि, नृत्य कला निधि, संगीत कला आचार्य जैसे विभिन्न पुरस्कार प्रदान करता है। अगला पॉइंट, कर्नाटक संगीत दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है। अगला पॉइंट, कर्नाटक संगीत का विकास दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हुआ है। अगला पॉइंट, कर्नाटक संगीत में एक अत्यंत विकसित सैद्धांतिक प्रणाली है। यह राग और थालम ताल की एक जटिल प्रणाली पर आधारित है। अगला पॉइंट, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्याम शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है, जबकि पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट, कर्नाटक संगीत के विषय में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक और नायिका वर्णन और देशभक्ति शामिल है। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। 2024 के लिए संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और मैग्सेसे पुरस्कार विजेता TS कृष्णा को दिया जाएगा। अगला पॉइंट, कर्नाटक संगीत के लिए ऑस्कर के समकक्ष माना जाने वाला यह पुरस्कार चेन्नई में संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट, डॉक्टर मीना प्रसाद को नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 दिया जाएगा। अगला पॉइंट, मृदंगम वादक परसाला रवि, V रविंद्रचंद्र नायर और गायिका गीता राजा को संगीत कला आचार्य पुरस्कार मिलेगा। अगला पॉइंट, तिरुवयारू ब्रदर्स M नरसिम्हन और M वेंकटेशन को TT के पुरस्कार दिया जाएगा। अगला पॉइंट, TT के पुरस्कार वायलिन वादक HK नरसिम्हा मूर्ति को भी दिया जाएगा। अब अगला पॉइंट आगे देखते हैं। डॉक्टर मार्गरेट वास्टिन को संगीतमय पुरस्कार मिलेगा। अगला पॉइंट, संगीत अकादमी के 98वें पुरस्कार वार्षिक सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम के शैक्षणिक सत्र की अध्यक्षता संगीत कला निधि पुरस्कार विजेता द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट, यह 15 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला पॉइंट, संगीत कला निधि पुरस्कार विजेता को 1 जनवरी 2025 को सदास में संगीत कला आचार्य TT के और संगीतज्ञ पुरस्कारों के लिए चुने गए लोगों के साथ पुरस्कार मिलेगा। अगला पॉइंट, 3 जनवरी 2025 को नृत्य कला निधि पुरस्कार विजेता को संगीत अकादमी के 18वें वार्षिक नृत्य महोत्सव के उद्घाटन पर पुरस्कार दिया जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में किस किस को चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया है? आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है नेहा दीक्षित और उमा सुधीर। बी ऑप्शन है ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। सी ऑप्शन है रोहिणी मोहन और नीतू सिंह। और डी ऑप्शन है RF जौहरी और धन्या राजेंद्रन। तो ऑप्शन आपका सही है इसमें बी, ग्रीष्मा ठाकुर और रितिका चोपड़ा। चमेली देवी जैन पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। चमेली देवी जैन पुरस्कार की स्थापना 1980 में मीडिया फाउंडेशन द्वारा वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए की गई थी। अगला पॉइंट, इस पुरस्कार का नाम चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया है, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और सामुदायिक सुधारक थी, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल में डाल दिया गया था। अगला पॉइंट, यह भारतीय महिला मीडिया कर्मियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है,
जिन्होंने सामाजिक विकास, राजनीतिक समानता, लैंगिक न्याय, स्वास्थ्य, युद्ध और संघर्ष और उपभोक्ता मूल्यों जैसे विषयों पर रिपोर्टिंग की है। अगला पॉइंट, वर्ष 1981 में नीरजा चौधरी ने उद्घाटन पुरस्कार जीता था। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। स्वतंत्र पत्रकार ग्रीष्मा ठाकुर और इंडियन एक्सप्रेस की ऋचा चोपड़ा ने संयुक्त रूप से वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया पर्सन के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। अगला पॉइंट, विजेताओं का चयन एक स्वतंत्र जूरी द्वारा महिला पत्रकारों की 65 से अधिक प्रविष्टियों में से किया गया है। अगला पॉइंट, जूरी में वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामाशेषन, अध्यक्ष लेखिका मरियम अलावी और डाउन टू अर्थ के प्रबंध संपादक रिचर्ड महापात्रा शामिल हैं। अगला पॉइंट, 15 मार्च 2024 को विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट, सुश्री ठाकुर एक स्वतंत्र मल्टीमीडिया पत्रकार हैं जो मणिपुर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों से गहन शोध और लंबी चौड़ी खोज रिपोर्टिंग में लगी हुई हैं। अगला पॉइंट, सुश्री चोपड़ा राष्ट्रीय ब्यूरो सरकारी की प्रमुख और द इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा संपादक हैं। अब आगे देखते हैं। अगली न्यूज है, हाल ही में किसे प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया है। आइए अब ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है ए सूर्य प्रकाश, बी है ज्ञानेश कुमार, सी है नवनीत कुमार सहगल और डी ऑप्शन है अनूप चंद पांडे। तो आपका ऑप्शन सही है इसमें सी, नवीन कुमार सहगल। अब प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। अगला पॉइंट, प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 प्रसार संबंधी मुद्दों पर सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वतंत्रता देने के मुद्दे पर संसद में काफ़ी बहस के बाद किया गया था। संसद ने इस संबंध में 1990 में एक अधिनियम पारित किया, लेकिन इसे अंततः 15 सितंबर 1997 में लागू किया गया था। अगला पॉइंट, प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आगे देख लेते हैं। पूर्व IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला पॉइंट, नवनीत कुमार सहगल यूपी काडर के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। अगला पॉइंट, वह ए सूर्य प्रकाश का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2020 में अध्यक्ष पद के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। अगला पॉइंट, यह पद 4 साल के अंतराल के बाद भरा जा रहा है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार में कई जिम्मेदारियां भी संभाली हैं। अगला पॉइंट, प्रसार भारती दूरदर्शन और आकाशवाणी के संचालन की देखरेख करता है। अब आगे देख लेते हैं। अगली न्यूज है, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 17 मार्च, बी ऑप्शन है 18 मार्च, सी ऑप्शन है 19 मार्च और डी ऑप्शन है 20 मार्च। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका बी, 18 मार्च को। अब आगे देख लेते हैं। 1775 में भारत में ब्रिटिश सेना के लिए हथियारों और गोला बारूद की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए फोर्ट विलियम कोलकाता में आयुध बोर्ड का गठन किया गया था। अगला पॉइंट, 1787 में ईसापुर में एक बारूद फैक्ट्री बनाई गई और कोलकाता कोसीपुर में एक गन कैरिज फैक्ट्री बनाई गई। इसे अब गन एंड सेल फैक्ट्री कोसीपुर के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं, इसका इतिहास। 18 मार्च 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला आयुध कारखाना स्थापित किया था। इसी दिन को याद करते हुए हर साल 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिवस का उद्देश्य भारत के आयुध निर्माण उद्योग की उपलब्धियों का जश्न मनाना और उन कर्मचारियों को सम्मानित करना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, इसका विषय क्या था 2024 का। आयुध निर्माण दिवस का विषय आत्मनिर्भर भारत में आयुध निर्माण उद्योग की भूमिका था। अगला कार्यक्रम क्या था? इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें रक्षा मंत्री का भाषण, पुरस्कार वितरण समारोह, परेड, प्रदर्शनियां आदि शामिल थे। इसका महत्व, आयुध निर्माण दिवस भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में आयुध निर्माण उद्योग
के महत्व को दर्शाता है। यह दिवस देश की रक्षा के लिए आयुध कारखानों और उनके कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार करता है। अगला पॉइंट, आयुध निर्माण दिवस 2024 के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2024 में आयुध निर्माण दिवस 123वीं बार मनाया गया। इस अवसर पर 75 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में आयुध निर्माण उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। अब आगे देखते हैं, रैगजेंस प्रायद्वीप कहाँ पर स्थित है? आइए अब ऑप्शंस देखते हैं। ए ऑप्शन है फिलीपींस, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है आइसलैंड। तो ऑप्शन सही है इसमें आपका डी, आइसलैंड। अब आगे देख लेते हैं, 17 मार्च 2024 को स्थान रैगजेंस प्रायद्वीप आइसलैंड में है। विस्फोट की विशेषताएं, 2.9 किलोमीटर का दरार इसमें है, लावा फवारा 200 मीटर ऊंचाई तक, मुख्य राख घना बादल है। प्रभाव इसका, लावा ग्रिंडाविक कास्बे की ओर बढ़ रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, हवाई यातायात प्रभावित है इससे। यह विस्फोट पिछले 4 महीने में चौथी बार है। 8 जनवरी 2024 को तीसरी बार यह विस्फोट हुआ था। 2023 में भी 2 बार विस्फोट हुआ था। आइसलैंड में 33% सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यह देश मिड अटलांटिक रेंज में स्थित है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। अगला पॉइंट, ज्वालामुखी से धुआं और चमकीला नारंगी लाल हवा में छोड़ा गया है। अगला पॉइंट, मार्च 2021 तक रैगजेंस प्रायद्वीप में 8 सदियों के से विस्फोट का अनुभव नहीं हुआ था। अगला पॉइंट, दक्षिणी आइसलैंड में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। अब आगे देख लेते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण ब्लू लैगून सहित आसपास के इलाकों में को खाली कराना शुरू हो गया है। अगला पॉइंट, रैगजेंस प्रायद्वीप पर स्कोगफेल और हागाफेल पहाड़ों के बीच लगभग 3 किलोमीटर लंबी धरती में विस्फोट शुरू हुआ। केफ्लाविक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और आइसलैंड के अन्य क्षेत्रीय हवाई अड्डे विस्फोट से अप्रभावित हैं। अब अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आइसलैंड सरकार स्थिति पर नज़र रखे हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रही है। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं, अगली न्यूज़ है वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट, चुनावी निरंकुशता में वृद्धि। देख लेते हैं, 2024 में 20 देशों को चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो 2019 में 15 से अधिक हैं। भारत, हंगरी, पोलैंड और सर्बिया जैसे देशों में चुनाव निरंकुशता में वृद्धि देखी गई है। लोकतंत्र में गिरावट देख लेते हैं, 2019 से 75 देशों में लोकतंत्र में गिरावट आई है, जबकि 25 देशों में सुधार हुआ है। अगला पॉइंट, नागरिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया स्वतंत्रता में गिरावट देखी गई है। अगला पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 42 देश निरंकुशता के दौर से गुजर रहे हैं। अगला पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार निरंकुश देशों में रहने वाली लगभग आधी आबादी भारत में रहती है। अगला पॉइंट, रिपोर्टिंग के अनुसार दुनिया में 71% लोग निगम को शासन में रहते हैं। अगला, चुनावों में धांधली। अब आगे देख लेते हैं इसके बारे में। रिपोर्टिंग में चुनावी धांधली में वृद्धि की चेतावनी दी गई है, जिसमें मतदाता की धमकी, मतदान में हेराफेरी और विपक्षी उम्मीदवारों का उत्पीड़न शामिल है। अगला पॉइंट, 2024 में 60 देशों में चुनाव होने हैं, जिनमें से आधे से अधिक लोकतांत्रिक गिरावट का अनुभव हो रहा है। सकारात्मक पहलू इसके जान लेते हैं, कुछ देशों में जैसे पुर्तगाल, स्पेन, लोकतंत्र में सुधार हुआ है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई है। अब भारत के बारे में देख लेते हैं। रिपोर्टिंग में भारत को चुनावी निरंकुशता के करीब बताया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट देखी गई है। चुनाव में धांधली और विपक्षी उम्मीदवारों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। अब इसका निष्कर्ष जान लेते हैं। वी-डेम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी है। अगला पॉइंट,
चुनावी निरंकुशता और लोकतंत्र में गिरावट दुनिया भर में बढ़ रही है। अगला पॉइंट, नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रहने की आवश्यकता है। तो आज की न्यूज़ हम समाप्त करते हैं।